Balkrishna, and I'm going to take another topic which is named as nucleus. As we already discussed about the cell organelles, now I'm going to take another organelles which is named as nucleus. Nucleus यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये पूरे सेल को कंट्रोल में रखते हैं। खास बात यह है कि न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक्स यानी मॉडर्न सेल में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं पाए जाते। नाउ लुक एट द हिस्ट्री। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की और इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स, ये सबसे बड़ा पाया जाने वाला ऑर्गेनल है। एंड द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम कैरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हालांकि ये हर किसी में पाए जाते हैं, जितने भी मॉडर्न सेल्स हैं इनमें ये हर कहीं प्रेजेंट होते हैं, बट सर्टेन सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं, जैसे मैमेलियंस की आरबीसीज में, सीप ट्यूब्स में, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं, इनमें ये पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। राइट, नेक्स्ट है न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, जिसको हम कैरियोथिका कहते हैं। ये न्यूक्लियर एनवलप दो लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम न्यूक्लियर सैप या फिर कैरियोलिफ कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस, ये साइड में पाया जाता है, एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियोलस पूरे न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। एंड इन द लास्ट न्यूक्लियर रेक्टिकुलम। न्यूक्लियर रेक्टिकुलम को हम क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। नाउ देयर इज अ न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस की जो लेयर है वो कंटिन्यूअस नहीं पाई जाती, इनके बीच में गैपिंग पाई जाती है, जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इस न्यूक्लियर पोर से जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है इनके बीच में इंटरेक्शन होता रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप वो स्ट्रक्चर है जिससे पूरा का पूरा न्यूक्लियस ढका होता है। न्यूक्लियर एनवलप हैविंग टू पार्ट्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है उनके बीच का जो स्पेस है उसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और इसका जो डायमीटर होता है वो 100 से लेकर 500 एंगस्ट्रॉम जितना होता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर पोर्स, ये काफ़ी छोटे होते हैं और इनका डायमीटर होता है 300 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम, और इसमें हॉलो सिलेंड्रिकल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको एनुलस कहते हैं। नाउ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सबसे पहले फॉन्टेना ने देखा, साइंटिस्ट है, और न्यूक्लियोलस वहाँ पर जहाँ पर पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स आपस में यूनाइट हो जाते हैं, और इसी को हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं या फिर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमैटिक थ्रेड। यू कैन सी हियर ब्लू कलर के जो फाइबर्स फैले हुए हैं इनको हम क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं, और ये क्रोमैटिन थ्रेड बने होते हैं ढेर सारे क्रोमोसोम्स से। तो यहाँ पर नेटवर्क पाया जाता है क्रोमोसोम्स का, और ये गेट टुगेदर होकर क्रोमैटिन थ्रेड या रेटिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ सबसे पहले क्रोमैटिन थ्रेड को देखा था हॉफमिस्टर ने पॉलन मदर सेल, यानी वो प्लांट में उन्होंने देखा था, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था हॉफमिस्टर, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। देन आफ्टर द टर्म क्रोमोसोम, ये सबसे पहले कॉइन किया था वाल्डेयर साहब ने। तो वाल्डेयर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम टर्म या नाम दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन अदर माइक्रोबॉडीज विच इज नेम्ड एज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन की लेयर से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ढेर सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं,
और आउटर सरफेस अनइवन पाई जाती है, यानी रफ पाई जाती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी कि सबसे पहले किसने लाइसोसोम को डिस्कवर किया। डी डुवे साइंटिस्ट ने सबसे पहले लाइसोसोम को डिस्कवर किया और इसकी साइज रेंज करती है 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर जितने। बिगेस्ट साइज का लाइसोसोम्स पाया जाता है मैमेलियन किडनी में। ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेनस नहीं होती, कीप इन माइंड। नाउ अकरेंस, ये कहाँ पर पाया जाता है? एक अकर्स इन द एनिमल सेल्स मोस्टली। ये ज़्यादातर जितने भी एनिमल सेल पाए जाते हैं उनमें मौजूद होते हैं, बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल ये काफ़ी रेयर होते हैं, इनकी संख्या ना के बराबर पाई जाती है। बट सर्टेन प्लांट्स लाइक न्यूरोस्पोरा, कॉलीफ्लावर्स एंड बीन्स, यहाँ पर इनकी संख्या देखने को मिलती है। नाउ एंजाइम्स व्हिच इज फाउंड इनसाइड द लाइसोसोम्स, इट इज नथिंग बट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको डाइजेस्ट कर लेना, सुसाइडल बैग की तरह ये वर्क करते हैं, क्योंकि जब भी ये फॉरेन पार्टिकल्स के संपर्क में आते हैं ये ब्लास्ट कर जाते हैं और अपनी खुद की आइडेंटिटी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट वर्क्स इन द एसिडिक मीडियम। ज़्यादातर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। इट इज़ नोन एज suicidal bag because it lose their identity when it comes in the contact of foreign particles. Thank you, student. I think you understand about the suicidal bags and its property. Now we are going to proceed another organelle which is named as mitochondria. Mitochondria प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है क्योंकि इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का सेक्शन है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये डबल मेम्ब्रेनस लेयर से घिरी होती है। आउटर में द माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स। इट इज वेरी स्पेशल ऑर्गेनल्स एंड हियर यू कैन सी द इनर मेम्ब्रेन हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं और क्रिस्टी के चारों तरफ F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। नाउ यू कैन सी हियर F1 पार्टिकल्स को जूम करके दिखाया। लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इसको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं और इसके हेड रीजन में ATPase एंजाइम पाए जाते हैं जो ATP सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर नीचे बेस में पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम और इसकी जो पोजिशनिंग होती है क्रिस्टी से 90 डिग्री एंगल पर सिचुएटेड होता है। Now look at the history of mitochondria. हिस्ट्री में सबसे पहले आते हैं कॉलिकर। कॉलिकर सर ने सबसे पहले मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले इन्होंने देखा था और बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया मस्कुलर सेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसको जब ऑब्जर्व किया तो इसका नाम रखा फाइव। उसके बाद अल्टमान साहब आए, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और इसका नाम रखा बायोप्लास्ट। एंड इन द लास्ट जब बेंडा ने इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर करी, जानकारियाँ इकट्ठा करी और देन आफ्टर ही पुट द न्यू नेम माइटोकॉन्ड्रिया और यही नेम आज पॉपुलर है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम है किन्सबरी। इन्होंने सजेस्ट किया कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द सीट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस पाई जाती है। दैट इज वेरी ट्रू। आई होप आपको सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।